मैं जिस जगह पर रहती थी वहाँ कोई मर्द नहीं रहता था और ना ही मेरा कोई रिश्तेदार था। फिर भी एक दिन मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। यहाँ तक कि मेरा बच्चा भी पैदा हो गया, पर मैं समझ न सकी कि ये कैसे हुआ। फिर एक दिन मुझे किसी ने कैद कर लिया और मुझे बताया कि तुम तो। मेरा नाम सिमरन है। मैं अपने नाम जैसे ही मासूम भी थी, पर मुझे मेरी इस मासूमियत की बहुत बड़ी सज़ा मिली। मेरी ज़िंदगी मुश्किल बनती गई और मुझे पता भी ना चला। शायद मैं बेवकूफ़ इंसान हूँ जिस पर दिन रात जुल्म होता रहा, पर उसे यह भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि उस पर जुल्म हो रहा है। आप सब सोच रहे होंगे कि भला ऐसे कैसे हो सकता है, पर मेरे साथ ऐसा ही हुआ। जब मैं 14 साल की थी, मेरी माँ को एक अजीब बीमारी पकड़ लिया। अचानक उनके आधा शरीर काम करना छोड़ दिया। वो रातों रात बिस्तर पर पड़ी रहती। ऐसे हालात में हमारी मदद करने के लिए मेरी माँ की सौतेली बहन ने हामी भरी। वही मेरी माँ का ख्याल रखती और घर को भी संभालती। मेरे पापा शहर के अमीर लोगों में से थे, पर वो अपनी दौलत लगाकर भी मेरी माँ का इलाज नहीं करा पाए। 3 साल की बीमारी के बाद मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। पापा बहुत उदास रहने लगे। अब मौसी को हमारे घर में रहना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मेरे पापा ने इस जमाने वालों का मुंह बंद करने की खातिर नेहा मौसी से विवाह कर लिया। नेहा की पहली शादी हुई थी, लेकिन उस पर उसके ससुराल वालों ने बदकारी का इल्ज़ाम लगाकर उसे घर से निकाल दिया था। इस तरह उसे भी पनाह मिल गई। वो एक अच्छी औरत थी। 3 साल तक उसने मेरी माँ का बहुत ख्याल रखा था और मेरे भी सारे काम वही किया करती है। अब मैं बड़ी हो गई थी, इसलिए अपने काम खुद किया करती। मेरी माँ ने जाने से पहले मेरे बाप से कहा था कि मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखे। वैसे तो मेरे पापा हमेशा से ही मुझसे बहुत मोहब्बत किया करते थे, लेकिन मेरी माँ के जाने के बाद तो मुझ में उनकी जान ही अटक गई थी। वह नेहा को बार बार यही कहते रहते हैं कि इसका बहुत ख्याल रखो। दिन में कई बार पूछते। मैंने खाना टाइम पर खाया। ड्राइवर मुझे कॉलेज से घर टाइम पर ले आया। एक दिन मेरे पापा को एक ज़रूरी काम के फैसले में कुछ दिन के लिए बाहर जाना था और वो बहुत परेशान थे और उनको नेहा पर भरोसा था, क्योंकि उसने हमारा मुश्किल वक्त में साथ दिया था, वरना हमारे अपने रिश्तेदार भी हमें छोड़ गए थे। मेरे पापा ने बस इतना कहा, मेरी बेटी ही मेरा सब कुछ है। ये सब जो मैं कमा रहा हूँ वह मेरी बेटी का है। बस मुझे और काम नहीं करना। मैं ये आखिरी काम करने जा रहा हूँ। इस काम से मुझे इतनी दौलत मिल जाएगी कि मैं बाकी की उम्र बैठकर खा सकता हूँ। फिर अपनी सारी दौलत अपनी बेटी के नाम कर दूँगा और उसकी शादी करवा दूँगा। मेरा दामाद मेरे साथ घर जमाई बनकर रहेगा। बस मैं अपनी आखिरी उम्र अपनी पत्नी की याद में गुजार देना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें पनाह दी है, यह तुम्हारा भी घर है। तुम्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। घर में आराम और सुकून से रहो। अगर तुम इस रिश्ते से आज़ाद होना चाहती हो तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हें दौलत और आराम दे सकता हूँ, लेकिन मेरे दिल में अब भी मेरी पत्नी ही बसती है। नेहा ने मेरे पापा से कहा कि आप कैसी बातें कर रहे हैं। मैं तो खुशकिस्मत हूँ कि आपने मुझे अपनी पत्नी बनाया। मैं भी अपनी सारी ज़िंदगी सिमरन की माँ बनकर ही गुजार देना चाहती हूँ। मैंने उसकी माँ से वादा किया था, मैं उसका हमेशा ख्याल रखूँगी। वो मेरी सगी बहन नहीं थी, लेकिन बहनों से भी बढ़कर थी। मैं उससे किया हुआ वादा निभाना चाहती हूँ और यही मेरी ज़िंदगी का मकसद है। मेरे पापा ने कहा कि मैंने ज़िंदगी में ज़रूर कोई पुण्य की होगी कि तुम जैसी अच्छी औरत मुझे मिली है। 6 महीने के लिए गांव से बाहर जा रहा हूँ। अपनी बेटी तुम्हारे पास अमानत रखकर उसका बहुत ख्याल रखना। मैंने उसके लिए एक रिश्ता भी देख रखा है और मेरे दोस्त का बेटा है। उसी के साथ सिमरन की शादी करनी है और अपनी सारी दौलत भी इन दोनों के नाम कर देनी है। कोई दिल से समझे तो दामाद भी बेटा ही होता है। जब मेरे पापा मुझे नेहा के साथ छोड़कर गए, उस वक्त मेरी उम्र 17 साल थी। पापा ने कहा कि वह जल्द ही वापस आएंगे, पर जिस दिन पापा इस गांव से गए उस दिन से ही नेहा का रवैया कुछ बदल सा गया। उसने उस रात मेरे लिए खाना नहीं बनाया था। जब मैंने पूछा कि तुमने आज खाना क्यों नहीं बनाया, तो उसने कहा कि मेरी तबीयत ख़राब है, जो भी फ्रिज में पड़ा है खा लो। इतना तो मैं समझ सकती थी कि चलो अगर किसी की तबीयत ख़राब हो
तो उसको एक दिन की छुट्टी दे देनी चाहिए। जो भी पड़ा था मैंने खा लिया और सो गई। रात को मुझे अपने घर में कुछ हलचल की आवाज़ें आईं। मेरी नींद बहुत कच्ची थी। मैं जाग गई और जब तक मैं नीचे आई मैंने देखा कि नेहा दरवाज़ा बंद कर रही थी। मैंने उसे देखा तो वो थोड़ी घबरा गई। मैंने पूछा कि क्या कोई आया था। वो कहने लगी कि नहीं, मैं दरवाज़ा बंद करना भूल गई थी, इसलिए दरवाज़ा बंद करने आई थी। मैं वापस अपने कमरे में आ गई। अगले दिन मैं कॉलेज गई तो पता चला कि शहर में फैल रहे किसी बीमारी की वजह से हमें स्कूल से छुट्टियां हो रही हैं। मैं खुश हो गई कि चलो अब स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, सारा दिन घर पर ही होंगे। वैसे भी मेरा घर ऐसा था कि कोई भी पूरे दिन घर पर आराम से रह सकता था। घर आते ही मैंने एक बात यह देखी कि हमारे घर के बहुत पुराने और वफादार चौकीदार मोहन चाचा आज गेट पर मौजूद नहीं थे। मैंने गेट पर मौजूद दूसरे चौकीदार से पूछा कि चाचा कहाँ हैं, तो उसने कहा कि वह कुछ दिन की छुट्टी पर अपने गांव गए हैं। मैं हैरान हुई कि चाचा ने 20 साल में आज तक एक भी छुट्टी नहीं ली। यहाँ तक कि अपने बच्चों की शादियों पर भी वो सुबह जाते तो रात तक वापस आ जाते। कुछ दिन की छुट्टी पर कैसे चले गए? लगता है कोई बहुत बड़ी बात थी। खैर मैं वापस अपने घर आ गई। रात को नेहा ने मेरे लिए मेरी पसंद का खाना बनाया और साथ ही मुझसे सॉरी भी कहा कि कल उसने मेरे लिए खाना नहीं बनाया था। उसने कहा कि वह मेरे पापा के जाने के गम में थोड़ी परेशान थी, इसलिए उसका मूड ख़राब था। मैंने उससे कहा कि क्या तुम मेरे पापा से बहुत प्यार करती हो? मेरी माँ मेरे पापा से बहुत मोहब्बत किया करती थी। उसने कहा कि तुम्हारे बाप इतने अच्छे इंसान हैं कि उनसे किसी को भी मोहब्बत हो जाए। तो मैं भी उनसे मोहब्बत करने लगी, लेकिन वो मेरी तरफ देखते भी नहीं हैं। मैंने उसके हाथ पर हाथ रखा और उससे कहा कि भले ही तुम मेरी सौतेली माँ हो, लेकिन मैंने कभी तुम्हें गैर नहीं समझा। जब पापा वापस आएंगे तो मैं उनसे बात करूंगी कि वो तुम्हारे साथ वैसे ही रहे जैसे मेरी माँ के साथ रहते थे। वो पूछने लगी कि तुम्हारी माँ के साथ तुम्हारे पापा कैसे रहते थे। तो मैंने बताया कि वह मेरी माँ के लिए हर दूसरे दिन नए नए और महंगे गिफ्ट लाया करते, अक्सर बाहर जाया करते। मेरी माँ रोज़ मेरे पापा के लिए अच्छे से तैयार होती थी और वह उनकी तारीफ़ किया करते थे। दोनों को साथ खुश देखकर मुझे बहुत खुशी होती थी। मैं बस उससे बातें कर रही थी और अपनी पसंद का बनाया खाना खाती रही। ये तो सच था कि वो खाना बहुत ही अच्छा बनाती थी, मेरी मम्मा से भी बहुत अच्छा। उसके बाद मुझे याद नहीं कि कब मैं अपने कमरे में आई और मुझे इतनी गहरी नींद आ गई। सुबह मेरी आँख खुली तो मैं अपने बिस्तर पड़ी थी, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैं अपने बिस्तर तक कैसे आई। सुबह नेहा से पूछा तो उसने कहा कि तुम खुद ही अपने बिस्तर पर गई थी, लेकिन हाँ, तुम्हें नींद बहुत आ रही थी। इस उम्र में ऐसे ही नींद आती है, कुछ याद नहीं रहता। इस उम्र में वाकई ऐसे ही नींद आती है, लेकिन मेरी नींद बहुत कच्ची थी। लेकिन खैर, फिर भी मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दी। पर अब मेरे घर में कुछ अजीब काम हो रहा था। एक दिन मैंने देखा कि ड्राइंग रूम में बहुत मज़े मज़े के ढेर सारे खाने जा रहे थे। मैंने पूछा कि कौन है, तो नौकरानी ने कहा कि नेहा जी के रिश्तेदार आए हैं। नेहा के रिश्तेदार तो मेरे भी रिश्तेदार लगते हैं। तो मैं भी ड्राइंग रूम में चली आई और जब मैं वहाँ गई तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। वहाँ कोई मेहमान नहीं बल्कि दो आदमी बैठे थे जो शक्ल सूरत से अमीर थे, लेकिन थोड़े खतरनाक लग रहे थे। जैसे ही मैंने अंदर पैर रखा वो मुझे घूर कर देखने लगे। नेहा ने मेरा पहचान करवाया और कहा कि यह मेरे पति की बेटी है। उसमें से एक आदमी ने कहा कि बहुत ही खूबसूरत है। मुझे उसका यह कहना कुछ अजीब लगा। फिर मैं वापस अपने कमरे में आ गई और बाद में उसने बताया कि वह मेरे भाई थे। मेरे साथ रोज़ाना एक अजीब हरकत होती थी। जब मैं सुबह उठती तो मुझे ऐसा लगता कि मैं बहुत थकी हुई हूँ और रात को नींद ऐसी आती कि जैसे बेहोश हो गई। ना तो मुझे आजकल कुछ याद रहता है कि मैं किस टाइम में सोती हूँ या अपने कमरे में कब आती हूँ। एक दिन अचानक मेरी तबीयत ख़राब थी, दिल मिचलाने लगा और चक्कर सी आने लगी। मैं डर गई कि कहीं मुझे भी वो बीमारी नहीं हो गया, वही जो आजकल पूरे इलाके में फैला हुआ था। मैंने नेहा से कहा तो वह फ़ौरन डॉक्टर को बुलाई। डॉक्टर घर आई और उसने मुझे चेक किया। उसने मेरा खून का सैंपल लिया
और कहीं कि वह टेस्ट करवा के रात को टेस्ट का नतीजा बता देगी। उसने मुझे कुछ दवाइयाँ दी और चली गई। रात को उसका फ़ोन आया तो नेहा फ़ोन उठाई। वो फ़ोन लिए मेरे सामने ही खड़ी थी। अचानक उसने कोई अजीब सी बात कर डाली। कहने लगी कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है डॉक्टर साहिबा, आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है, ये तो हो ही नहीं सकता। मैं परेशान हो गई कि जाने मेरी रिपोर्ट में क्या आया होगा। उसने अचानक फ़ोन बंद कर दिया और मेरी तरफ ऐसे बढ़ी जैसे मुझे सुनाने के लिए उसके पास बहुत ही बुरी खबर है। मैं भी परेशान हो गई। मैंने पूछा कि डॉक्टर साहिबा क्या कह रही थी, तो कहने लगी कि वो जो कह रही थी उस बात को एक तरफ रखो, पहले मुझे ये बताओ कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तुम्हें अपने बाप की इज्जत का कोई ख्याल नहीं है। तुमने ये किया भी कैसे और किसके साथ? कौन है वो जिसके साथ तुमने मुंह काला किया है? तुम्हारा बाप तुम्हें मुझे अमानत में देख कर गया था। अब जब वो वापस आएगा तो मैं उसको क्या जवाब दूंगी? आंटी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या किया है मैंने, क्या कहा है आपको डॉक्टर ने, और आप मुझसे इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं? मैंने कुछ नहीं किया। डॉक्टर कह रही है कि तुम माँ बनने वाले हो। उनका इतना कहना था कि मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैं परेशान रह गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे नहीं पता था मेरे साथ क्या हो रहा था। मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया था। मैं रोने लगी, चिल्लाने लगी कि यह झूठ है, डॉक्टर को कोई गलतफहमी हुई है। नेहा भी कहने लगी कि हो सकता है डॉक्टर को कोई गलतफहमी हुई हो, इसलिए कल हम दूसरी डॉक्टर के पास चलेंगे। अचानक से उसका रवैया बदल सा गया। अगले दिन मुझे दूसरे डॉक्टर के पास ले गए तो उसने भी यही कहा कि मैं माँ बनने वाली हूँ, पर मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की थी। फिर मेरे साथ ये क्या हो रहा था? मैं तो पूरी तरह परेशान हो गई, दिन रात रोने लगी। हमने डॉक्टर को यह भी कहा कि क्या आप इसका कोई हल कर सकती हैं, तो डॉक्टर ने कहा कि यह बच्ची बहुत कमज़ोर है, इसमें खून की कमी है, अगर इस तरह का कोई काम किया गया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। मुझे घर वापस ले आई और उसने कहा कि तुम्हारा बाप तो तुम्हें मुझे अमानत में दे गया था, अब मैं उसे क्या जवाब दूंगी। उसी दिन एक और मुसीबत टूट पड़ी जब पापा की कॉल आया और उन्होंने कहा कि मैंने अपना काम जल्दी ख़त्म कर लिया है, इसलिए मैं 3 हफ्ते बाद वापस आ रहा हूँ। डॉक्टर के मुताबिक मेरा दूसरा माह चल रहा था और पापा को आते 3 माह हो जाना था। पापा वापस आ गए और हम दोनों बेहद परेशान थे कि अब इनको कैसे बताएंगे। पापा मुझसे मिलकर बहुत खुश हुए। उन्होंने हमारे साथ बैठकर खाना खाया और रात में नेहा उनसे बातें करने लगी। मैं अपने कमरे में बैठकर सोच रही थी कि अब क्या होगा कि अचानक मेरे पापा की चिल्लाने की आवाज़ मेरे कमरे तक आने लगी। मेरी तो होश उड़ गई। पापा मेरे कमरे में आए और एकाएक मुझे बातें सुनाने लगे, पूछने लगे कि यह सब क्या है यह। मेरी वही गुजारिश, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन मेरा सुनने वाला कौन था? पापा को मुझ पर इतना गुस्सा करते हुए मैं पहली बार देख रही थी। वो ऐसा पहली बार कर रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने मुझे थप्पड़ दे मारा। मुझे तुम्हारी जान की कोई परवाह नहीं है, जो होता है हो जाए। अब इस बच्चे से जान छुड़ाएंगे, जहाँ मैं कहूँगा वहीं तुम्हारी शादी होगी। मेरे पापा ने मेरी एक नहीं सुनी, उन्होंने मुझे सफाई देने का कोई मौका नहीं दिया। तुम देखने में कितनी मासूम लगती हो, लेकिन असल में तुम्हारी हकीकत कितनी बुरी है। आज तुम्हारी माँ को भी तकलीफ़ हो रही होगी। ये कैसी माँ की कैसी बेटी निकली है। यह सुनकर तो मैं अंदर तक मर ही गई थी। मैं यह सोचने लगी कि अब मैं मर ही जाऊँ तो अच्छा है। मैंने इस लड़की के लिए क्या क्या सोच रखा था। एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। मैं इसको शादी करके इस घर से चली जाए, मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मेरी माँ मेरे पापा को समझाने लगी कि सब ठीक हो जाएगा, आप गुस्सा ना करें। हम लोग अस्पताल जा रहे थे कि रास्ते में हमारी गाड़ी ख़राब हो गई। मेरे पापा ने कहा कि डॉक्टर से टाइम लिया है और टाइम पर ही पहुंचना है। उन्होंने कहा कि तुम इसे रिक्शा में ले जाओ, मैं गाड़ी शोरूम में छोड़कर आता हूँ। मैं और नेहा अस्पताल की तरफ चले गए। अब अस्पताल के सामने पहुँचे तो नेहा अचानक वहाँ से न जाने कहाँ खो गई थी। शायद वो अंदर गई थी। अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और अचानक से मेरा मुंह बंद कर दिया। उसके बाद मैं बेहोश हो गई। मेरी आँख खुली तो मैं एक टूटे फूटे कमरे में कुर्सी पर बैठी थी
और मेरे हाथ बंधे हुए थे। मेरे सामने एक आदमी खड़ा था जिसकी उम्र 20 से 25 साल होंगी। उसके हाथ में मोबाइल था। वो किसी को फ़ोन पर यह कह रहा था कि अगर अपनी बेटी की सलामती चाहते हो तो 50 लाख फला जगह पर लेकर आ जाओ। शायद वह मेरे पापा को ही कॉल कर रहा था। मुझे उस आदमी ने कैद कर लिया था। मैं शहर के मशहूर अमीर बिजनेसमैन की बेटी थी, इसलिए ये लोग जानते थे कि मेरे बदले उनको बहुत कुछ मिल जाएगा। वह मेरे पापा से बात कर चुका तो मेरे सामने ही बैठ कर गया। वो बहुत खुश नज़र आ रहा था, जैसे सोच रहा हो कि उसे बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं। मैंने उससे कहा कि प्लीज़ मुझे जाने दो। उसने कहा कि मैं तुम्हें जाने दूंगा, बस तुम्हारा बाप पैसे ले आए, तब तक तुम अपना मुंह बंद रखो और चुप करके यहाँ बैठी रहो। वह कोई चीज़ उठाने को आगे बढ़ा तो मैं डर गई। मेरे करीब नहीं आना, मैंने घबरा कर कहा। उसने एक अजीब बात कही। उसने कहा कि घबरा तो ऐसे रही हो जैसे बहुत मासूम हो। तुम्हारे बाप को पता है कि तुम क्या करती हो। मैंने उससे हैरान होकर देखा कि वो ये कैसी बातें कर रहा है। मैंने उससे पूछा कि वो क्या कहना चाहता है, मैं क्या करती हूँ, उसका क्या मतलब है। उसने कहा कि मेरा एक दोस्त तुम्हारे घर गया था तो तुम्हारी माँ ने तुम्हारी कीमत उससे लगाई थी। तुम्हारा बाप इतना अमीर है, फिर भी तुम माँ बेटी ऐसा काम करती हो। मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मुझे पता था कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी। लेकिन शायद नेहा मेरे साथ ये सब कर रही थी। शायद वही मुझे बेहोश कर देती थी और घर में लोगों को बुलाया करती। मेरा दिल ऐसे धड़कने लगा जैसे फट जाएगा। मैं बुरी तरह रोने लगी। पर अचानक मेरे दिल में एक ख्याल आया। मैंने उस आदमी को कहा कि तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, बल्कि मैं तुमसे वादा करती हूँ कि जब मैं वापस अपने घर जाऊँगी तो तुम्हें और भी पैसे दे दूँगी। बस मुझे उस इंसान से मिलवाओ जिसने तुम्हें यह बात बताई है। उसने कहा कि वह आदमी मेरा पार्टनर है, वो यहाँ अभी आ जाएगा। वो इंसान आया तो मुझे देखकर हैरान हो गया। कहने लगा कि ये तो वही लड़की है। मैंने उससे पूछा कि ये तुम्हारा दोस्त क्या कह रहा है, तो उसने सारी बात बताई। उसने कहा कि मुझे तुम्हारी माँ ने तुम्हारे घर बुलाया था। तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप के सामने तुम्हें बदकिरदार साबित करना चाहती थी, ताकि वो अपनी सारी दौलत तुम्हारे नाम ना करे। ये सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि नेहा इतनी घटिया खेल खेल सकती है। मैंने उन दोनों से कहा कि यूं तो तुम दोनों ने मुझे कैद किया है और तुम लोग अच्छे इंसान नहीं हो, लेकिन अगर तुम ये सारी बात मेरे पापा को बता दो तो मैं तुम्हें 50 लाख नहीं बल्कि 1 करोड़ रुपए अपने पापा से ले कर दूंगी। वो हंसने लगे और कहने लगे कि अब तुम हमारे साथ सौदा करोगी। मैंने कहा कि मैं एक कारोबारी बाप की बेटी हूँ, मैं गलत सौदा नहीं करूँगी। आज अचानक से ही मुझे अकल आ गई थी। मैंने जिस पर भरोसा किया उसने मेरी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। अगर अब मुझे अकल नहीं आती तो फिर कब आती। उन लोगों ने ऐसा ही किया। उनको पैसा मिल गया तो वो मुझे मेरे पापा के हवाले कर गए। अगले दिन मैंने उनको अपने घर बुलाया और अपने पापा को भी कहा कि आपसे मिलने के लिए कुछ लोग आए हैं। मैंने अपने पापा को यह नहीं बताया कि उन लोगों ने ही मुझे अगवा किया था। वो दोनों घर आए तो मेरी माँ की शक्ल ऐसी हो गई जैसे कि मेरी माँ एक जिंदा लाश, और दोनों ने मेरे बाप को सारी बात बता दी। मेरे पापा हैरान और परेशान रह गए और नेहा की तरफ बढ़े। उन्होंने उसको बालों से पकड़ लिया और कहा कि मैंने अपनी बेटी को तुझे अमानत में दिया और तुमने मेरी बेटी की इज्जत के साथ ऐसा घटिया खेल खेला। मैं तुझे जान से मार डालूंगा। हाँ तो तू क्या चाहता था कि तू अपनी सारी दौलत अपनी बेटी के नाम कर देता। 3 साल मैंने नौकरानी की तरह तेरी पत्नी की खिदमत इसलिए नहीं की थी कि सारी दौलत अपनी बेटी के नाम करके चला जाए। उसको अपने किए पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी। इससे पहले कि मेरे पापा उसे जान से मार देते, मैंने अपने पापा का हाथ पकड़ लिया और कहा कि आप इसको मार कर क्यों गुनाहगार होते हैं, इसकी यही सज़ा है, इसे कानून के हवाले कर देते हैं। मेरे पापा ने ऐसे ही किया। नेहा को कानून के हवाले कर दिया और उस पर इतने मुकदमे किए कि वो सारी ज़िंदगी जेल से निकल नहीं सकती थी। मैंने उन लोगों को पैसे देने का वादा किया था, लेकिन मेरे पापा ने उन लोगों को भी कानून के हवाले कर दिया। मेरे पापा ने मुझसे माफ़ी मांगी, मुझे गले से लगाया और कहा कि वो कसूर तुम्हारा नहीं है। बेटी, मुझे तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। तुम तो मासूम थी, तुम्हें इस दुनिया के बारे में नहीं पता था। मुझे ऐसे किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए था।
हमने इरादा कर लिया कि हम इस बच्चे को नहीं मारेंगे, पर किस्मत की करनी ऐसी हुई कि मेरी कोख में पलने वाला बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही इस दुनिया से चला गया। मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और मास्टर्स किया। 28 साल की उम्र में मेरे पापा ने मेरी शादी एक बहुत अच्छे इंसान से करवाई। अब मेरा अपना घर है और मैं अपने घर में खुश रहती हूँ, लेकिन पहले की बातें कभी कभी मेरे सर पर सवार हो जाते हैं और मैं सोचने लगती हूँ कि यह दुनिया बहुत बुरी है, जहाँ बुरे लोग हैं पर कुछ अच्छे लोग भी हैं, जैसे कि मेरा पति, जिसने सब कुछ जानते हुए भी मुझे कबूल कर लिया। मैंने अपने पति को कोई धोखा नहीं दिया, लेकिन अपनी ज़िंदगी में होने वाले इतने बड़े हादसे के बाद अब मैं वो मासूम सी नहीं रही। अब मैं सब दुनिया और ज़िंदगी के दांव पेच समझ गई हूँ। मैं एक वकील हूँ जो अपनी जैसी लड़कियों के केस मुफ्त में लड़ती हूँ और सबको यही कहती हूँ कि अपनी बेटियों को मजबूत बनाएं। दोस्तों, मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।